हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके अनुपात की 8वें नंबर की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी क्लासें डाल दी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर और जो एग्जाम से पूछे गए अब क्वेश्चन जो चल रहे हैं यहाँ तक की पूरी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो भी स्टूडेंट न्यू है वहाँ पर जाके आप पूरी कंप्लीट क्लासेज देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके पूरी कंप्लीट क्लासेज आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से मैटर क्लियर कर सकते हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की, रेशियो वाले टॉपिक की, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो भी सभी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, और जो 100 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, इन 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई है उन प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो। सभी लोग जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासेज है। यदि कोई आज ही इस वीडियो से स्टूडेंट जुड़ रहा है तो आप पिछली क्लासेज जरूर देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे पूरे 7 क्लासेज के अंदर। 8वीं क्लास है, इसके बाद में एक क्लास और होगी आपके अनुपात की, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। श्री पंडित ने अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों में 1,08,000 रुपए की राशि बांटी है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से तिगुनी राशि मिली। प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली? आप खुद भी कोशिश करिए। 30-40 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, यदि आप कर सकते हो तो कोशिश करिए, उसके बाद में समझ लेना। श्री पंडित ने अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों में 1,08,000 रुपए की राशि बांटी है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से तिगुनी राशि मिली। प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली? सभी करके बता दीजिए। जो भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर आप फर्स्ट लाइन देख सकते हो। श्री पंडित ने अपनी 2 बेटियों, देखो पहले तो ये लिख लीजिए है कौन कौन। देखो 2 तो है बेटियां, 2 तो है बेटियां, और आगे लिखा हुआ है 3 बेटे हैं। 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। इनको देखो बांटा कितना गया है, 1,08,000 रुपए। ये राशि बांटी गई है इनके अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे की लाइन लिखी हुई है प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से तिगुनी राशि मिली। ठीक है, प्रत्येक बेटी मतलब क्या है? एक बेटी। तो एक बेटी को और प्रत्येक बेटे से मतलब एक बेटे से, एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, पहले एक की बात कर रहे हैं। वैसे टोटल तो देखो 2 बेटियां हैं 3 बेटे हैं, लेकिन अभी एक बेटी और एक बेटी की बात कर रहा है, प्रत्येक बोल रहा है। तो प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से तिगुनी राशि मिली है, मतलब इसे जितनी मिलेगी ना उसका तिगुना मिलेगा बेटी को। तो एक को आप मान लीजिए x, मैंने बताया था जिसके बारे में कुछ ना बोले उसे x मानते हैं। तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे का तिगुना मिलता है। तो बेटी को तिगुना मिलता है तो बेटे के बारे में कुछ नहीं बोला, इसे x मान लिया, तो बेटी को कितना मिल गया? 3x मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक बेटी को मतलब एक बेटी को एक बेटे का तिगुना मिलता है, मतलब बेटे को मिलता है x, तो इसे मिलेगा 3x। लेकिन हमारे पास कंप्लीट बेटियां कितनी है? 2 बेटियां हैं। एक बेटी को 3x मिलता है तो 2 बेटियों को कितना मिल जाएगा? 3 6x। ठीक है, बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, एक बेटे को x मिला है, तो यहाँ पर 3 बेटों को कितना मिल जाएगा? 3 बेटों को मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये तो यहाँ पर मैंने बात की थी एक की, लेकिन क्वेश्चन में एक नहीं है, यहाँ पर 2 बेटियां हैं 3 बेटे हैं। ठीक है, और बांटनी राशि कितनी है? 1,08,000 रुपए बांटने हैं। तो देखो ये हो गया 6x राशि, ये 3x राशि, कितने की? 2 बेटियों की और 3 बेटों की। तो पूरी मिलाकर कितनी राशि बटेगी? 1,08,000 रुपए बटेगी। ठीक है, अब देखो 6 और 3 कितना हो गया? 9x हो गया। 9x बराबर 1,08,000 रुपए। और यहाँ पर मान किसका चाहिए? x का। तो 9 कहाँ पर जाएगा? बटे में जाएगा। तो x बराबर
x बराबर 1,08,000 और बटा में आ गया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और आगे 3 जीरो है, मतलब कितना आया 12,000 आ गया। किसका मान आया है? x का मान। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली। ठीक है, प्रत्येक बेटी को, तो ये तो राशि 6x थी ना, ये तो 2 बेटियों की थी, और ये पूछ रहा है कितनी बेटी को? एक बेटी को। एक बेटी को कितना मिल रहा है? 3x, तो 3 गुना और ये हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, 3 गुना 12,000, 12 3 36, तो आपके पास आ गया 36,000 रुपए। ठीक है, ये एक बेटी की राशि है। ओके, देखिए सभी कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का लिया जा रहा है। जल्दी बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना लाभ मिला हो तो प्रत्येक बेटे का भाग क्या होगा? सभी बता दीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अब की बार वाला समझ लेना, पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन प्रेस करते रहे। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा है। 8600 रुपये राशि है। पिछले क्वेश्चन में 1,08,000 थी, अब की बार 8600 रुपये बांटे हैं। जल्दी करके बताइए। बस गलत कर लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका आंसर आए, गलत आंसर आता है तो गलत लिखिए आप तो ना, बस कोशिश करनी है आप सभी को। सही आंसर बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस कोशिश करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको जो भी आता है, जैसा आता है, आप जितना सोच सकते हो बस वो आंसर लिखिए, और फिर गलती करने के बाद अपनी गलती पहचानिए कि आपने क्या चीज़ आपके माइंड में नहीं आई थी जिस वजह से आपका आंसर नहीं आया। यही मैथ का रूल है, बस गलत करते जाओ, सीखते जाओ। ओके, कोशिश सभी ने कर ली होगी। अब आंसर आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन अब समझना आपको अच्छे से। ठीक है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में और भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यदि ये आपको आता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए एक ही व्यक्ति ने 8600 रुपये, तो आपको पता है पूरे रुपए तो कितने हो गए? 8600 रुपये। बड़े ध्यान से समझिए आप ना, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। 8600 रुपये है। 8600 रुपये अपने 5 बेटे, देखो पूरे बेटे तो हैं 5 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। पहले पूरा परिवार लिख लो आप, 4 बेटियां। ठीक है, 5 बेटे हो गए और 4 बेटियां हो गई, और यहां पर है ना 2 भतीजे हैं। 2 भतीजे, देखो कौन कौन हो गया? 5 तो बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। ठीक है, ये पूरा परिवार है और इन लोगों को बांट रहे हैं 8600 रुपये। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो एक चीज आ जानी चाहिए कि ये जो 8600 रुपये बटेंगे ना, ये 5 बेटे प्लस 4 बेटियों में प्लस 2 भतीजों में बराबर कितने रुपए आएंगे? 8600 रुपये आएंगे। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की अगली लाइन देखिए आप, यदि प्रत्येक मतलब एक, तो देखो बेटी, प्रत्येक बेटी को मतलब एक बेटी को, तो एक तो बेटी की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर दूसरी लाइन लिखनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला प्रत्येक बेटी, तो एक बेटी। प्रत्येक बेटी को भतीजे का, भतीजे मतलब एक भतीजा। ठीक है, तो एक भतीजा लिख लीजिए आप, नई लाइन बना लीजिए, एक बेटी एक भतीजा का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को, प्रत्येक बेटा मतलब एक बेटा, तो सबका एक एक ले लिया। क्वेश्चन ने प्रत्येक बोल दिया ना, तो देखो 5 बेटों में एक बेटा, 4 बेटियों में एक बेटी, 2 भतीजों में एक भतीजा, सबको एक एक को ले लिया। ठीक है, अब पढ़िए दोबारा से,
एक बेटा, एक बेटी और एक भतीजा, तीनों के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम किसी एक को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। किसको मानते हैं, जिसके बारे में कोई बात न करें। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछली क्लासेज के अंदर भी आप लोगों को। और यदि कम समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, बस कोशिश करनी है ना, जरूरी नहीं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको आए। मैंने 100 क्वेश्चन दिए थे, 100 में से यदि आप 40-50 भी कर लेते हो तो पक्का है आपकी परफॉर्मेंस आगे कुछ ही दिनों बाद बहुत जोरदार होने वाली है और आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। जो 100 क्वेश्चन थे, मान लो आपकी पीडीएफ के अंदर 100 से ऊपर ही थे, वैसे टाइप बाय टाइप अलग थे, लेकिन 100 क्वेश्चन तो मैंने लास्ट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको और दिए। 100 में से यदि आप 50 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 50 आगे पर्याप्त है अभी फिलहाल तो। ठीक है, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे हमें और आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 40-50 वाले पक्का है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पूरी क्लासेज यदि आप ले लोगे तो आने वाले एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज की जरूरत नहीं कि आज पूरे 100 के 100 आज ही आ जाने चाहिए, बस आपको कोशिश करनी है ना कि आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस पूरे मन से सीखना आप लोगों को। तो एक बेटा, एक बेटी, एक भतीजा, ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब इनमें किसी एक को एक्स मानेंगे, तो एक्स किसे मानते हैं, जिसके बारे में कोई बात न करे। तो दोबारा पढ़िए, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। किसे 4 गुना मिला है, बेटी को, तो बेटी की तो बात हो गई, इसे नहीं मानेंगे, एक्स बेटी को नहीं मानेंगे क्योंकि ये 4 गुना है। आगे और पढ़ लीजिए, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, बेटे को क्या मिल रहा है, 5 गुना, तो इसे भी नहीं मानेंगे। तो एक्स किसे मानेंगे, भतीजे को। ठीक है, भतीजे के बारे में कोई बात नहीं हुई। अब देखिए, अब दोबारा पढ़िए उसी लाइन को, यदि प्रत्येक बेटी को, ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, लो देखो 4x हो गया। ठीक है, आगे देखिए, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, लो 5x हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, एक बेटे को कितना मिला, 5x, तो 5 बेटे को कितना मिलेगा, एक को 5x मिला, 2 को 10x, 3 को 15x, 4 को 20x और 5 को 25x। तो यहाँ पर 5 बेटों को मिल गया 25x। ये देखिए इसकी लाइन आ रही है, अब 25x मिल गया। एक बेटी को कितने रुपए मिले, 4x, तो एक को 4x, 2 को 8x, 3 को 12x, 4 को 16x, तो ये 4 बेटियों को मिल गए 16x रुपए। और 2 भतीजों को कितना मिला, एक भतीजे को x, तो 2 भतीजों को 2x। तो अब ये देखिए आप, ये पूरी राशि 5 बेटों की राशि, 4 बेटियों की राशि और 2 भतीजों की राशि, पूरी राशि कितनी है, 8600 रुपए है। ठीक है, तो बराबर में 8600 आ गया। अब x का मान आ जाएगा आपके पास, 25 के अंदर अपन जोड़ेंगे पहले 16। ठीक है, तो 25 और 10 कितना हो गया, 25 और 10 होता है 35, 35 से 40, 41, 42, 43। ठीक है, 43x और बराबर कितना हो गया, 8600। और हमें मान किसका चाहिए, x का, तो 43 कहाँ पर जाएगा, बटे में, तो 43 कट जाएगा 8600 से। ये देखो कट गया, x का मान आपके पास कितना आ गया, 200 आ गया। 43 दूना 86 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अब x का मान 200 आया तो बस आप देख लीजिए लास्ट में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रत्येक बेटे का भाग क्या होगा, प्रत्येक बेटे का, ये बेटे है, देखो ये बेटे है ना, 5 बेटे हैं, लेकिन आपको पूछा क्या है, प्रत्येक बेटे का, तो प्रत्येक बेटे का भाग ये है, एक बेटे का, प्रत्येक बेटा मतलब एक बेटे का, एक बेटे को कितना मिलता है, 5x। यदि पूछता बताओ बेटों का हिस्सा कितना है, तो आप 5 बेटों का हिस्सा कितना मिलता, 25x, इसका मान बताना पड़ता। लेकिन यदि पूछे एक बेटे का हिस्सा कितना है, तो आप लिखोगे मान 5x में, तो 5 गुना x का मान कितना आया, 200, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जल्दी बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। जिन लोगों को यदि प्रॉब्लम्स आती है तो आप पिछले जितने भी क्वेश्चन करवाए उनको एक बार दोबारा सोल्व करें और एक बार वीडियो वापस देख ले आप, इनको ना समझ में सबको आ जाएगा ना धीरे धीरे। और यदि कुछ ही क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी पिछले वाले कॉन्सेप्ट हमें खुद ब खुद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट बस ये रखना है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, सब कुछ एक दिन में नहीं सीखना, बस हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, बस यही टारगेट होना चाहिए। यदि आप सब कुछ एक ही दिन में सीखने की उम्मीद करोगे तो कभी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को, 4:5:7 का व्युत्क्रम क्रमानुपात क्या होगा, 4:5:7 का व्युत्क्रम क्रमानुपात। जिनको भी आता है जल्दी से करके बता दीजिए, आपके माइंड में जो भी आता है इसे देखकर वो सोल्व करिए आप लोग, सही गलत बस करते रहिए,
कुछ ही सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसमें। ओके, कोशिश कर ली होगी सभी ने। ओके, मैं करके बताता हूं इसे, है ना। देखो, आपको बताना है व्युत्क्रमानुपात किस किस का, 4:5:7 का। ठीक है, 4, 5, 7 आपको नजर आ रहा होगा, इनका व्युत्क्रमानुपात बताना है। देखो, आपको मैं बताता हूं व्युत्क्रमानुपात जो हिंदी शब्द है इसका मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात मतलब होता है उल्टा। जैसे आपको कोई पूछे x/y का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, है ना, व्युत्क्रम क्या होगा, अनुपात तो छोड़िए, व्युत्क्रम क्या होगा ये पूछ ले, मतलब व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा कर दो y/x, बस ये व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पर किस किस का व्युत्क्रम पूछा है, 4, 5, 7 का व्युत्क्रम प्लस अनुपात। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम प्लस अनुपात, तो पहले तो व्युत्क्रम कर दो। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। और व्युत्क्रम करने के बाद आपको नजर आया कि भिन्न नजर आ रही है, तो इन व्युत्क्रमों का अनुपात बताना है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। 4, 5, 7 का लघुत्तम लेने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसे लघुत्तम ले सकते हो। ठीक है, लघुत्तम लेके आप इसे हल करोगे ना, तो आपके पास आएगा 140। ठीक है, यहाँ पर भाग दे लेना, 2 दूनी 4, फिर आगे 5, फिर 7, फिर 2 एकम 2, फिर आगे 5, फिर 7, फिर 5 एकम 5, और फिर 7 एकम 7, और फिर यहाँ पर इसे आप करोगे हल, तो आपके पास आएगा 140। अब भाग दे लीजिए, 4 3 12, और फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20, अनुपात 5 दूनी 10, और 5 अंटे 40, 28 को 1 से गुणा किया तो 28, 7 दूनी 14, तो 20 बार गए यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर देख लीजिए 35:28:20। जल्दी से बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अगला क्वेश्चन है अनुपात 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 निम्न में से किस अनुपात के बराबर है। ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपको, निम्न में से किस अनुपात के बराबर है। ओके, एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं ऐसा, अगला क्वेश्चन आप करके बता देना। ठीक है, इस तरह के 2 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, एक मैं बताता हूं, एक आप बताना। आपको बताना है 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 का अनुपात। ठीक है, ये करके बताना है। अब देखिए आप सभी इसका अनुपात बताते हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये किस टॉपिक से संबंधित है। घातांक करनी नाम का टॉपिक है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, देखो अब एक चीज और है ना, ये बात मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कई बार जिन लोगों की मैथ्स वीक होती है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम मैटर करें, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और वो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि सर जो सिलेबस में लिखा हुआ है बस वो पढ़ा दीजिए, है ना, ताकि हम बस थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सके। ये उम्मीद रहती है उन लोगों की। सिलेबस में मान लो लिखा हुआ आ गया अनुपात, अनुपात के अलावा और 2-4 टॉपिक और आ गए, लेकिन घातांक करनी वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, वर्गमूल घनमूल वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि लो हमें तो सिर्फ अनुपात पढ़ना है, और उन टॉपिक्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। कौन से वर्गमूल घनमूल है, घातांक करनी है, अब बेसिक बिल्कुल वीक है, और वहाँ पर सिलेबस में अनुपात टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो उम्मीद रखते हैं कि हमें डायरेक्ट अनुपात सिखाइए सर, हमें वो टॉपिक मत सिखाइए जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाई आपको बता दिया जाए, बेसिक नहीं सीखोगे ना तब तक सिलेबस कोई काम का नहीं है। वर्गमूल घनमूल घातांक करने भिन्न बोर्ड मास ये आपके सिलेबस में हो चाहे न हो, आपको पहले पढ़ना पड़ता है। जो मेरी क्लासें पढ़ी है प्लेलिस्ट में बेसिक की, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही, है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप ऐसे नहीं चल सकते कि अनुपात है अनुपात के क्वेश्चन कर लो। अनुपात के कितने क्वेश्चन कर लोगे आप, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी ऐसे क्वेश्चन में आके आप अटक जाओगे, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सीधे तो आएंगे नहीं, कई कॉन्सेप्ट पिछले वाले जरूर काम में आएंगे ना। इसलिए आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए, उसके बाद में आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए, बेसिक पूरा होने के बाद में। ठीक है भाई, आता कुछ नहीं है, और फिर अपन कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चले सिर्फ। तो आप अनुपात वाला चैप्टर बाद में पढ़ो, पहले उन चीज़ों को जरूर पढ़ लो जिनको नहीं आता है वो स्टूडेंट। ठीक है, 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 है, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 है ना, तो मैं इधर भी 2 बनाने की कोशिश करूँगा। घातांक करने में बहुत अच्छे से सिखाया मैंने ये चीज़, आधार समान करना। तो 4 को क्या बोल सकते हैं, 4 को बोल सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है, 4 को 2 की घात 2 बोल सकते हैं। तो देखो मैंने 2 की घात 2 लिख दी, ये 4 है, ये 2 की घात 2 मतलब 4 ही होता है। अब इसके ऊपर क्या रहा है, 3.5 आ रहा है, और अनुपात 2 की घात 5 इधर है।
घातांक करने में एक नियम बताया था, कोष्टक के अंदर घात कोष्टक के बाहर घात हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होती है, गुणा हो जाती है। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 3.5 इंटू 2। अब इसको गुणा करेंगे तो आपको पता लगेगा, पॉइंट को भूल जाओ, 35 दूना 70, ठीक है, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो आपके पास कितना आया 7, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा, 2 की घात 7, और अनुपात ये हो गया 2 की घात 5। अब आगे करते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 7 का मतलब है 2 7 बार है, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या है, 2 5 बार है, यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 5 बार है। जब आप अनुपात निकालोगे तो जो भी समान चीज है वो कटेगी, इधर 7 बार है इधर 5 बार है, तो 5 बार 2 से 5 बार 2 कैंसिल। सुनना सभी, इस साइड 7 बार है इस साइड 5 बार है, तो 2 है 5 बार, ऐसे 2 2 2 2 2 5 बार लिखा हुआ है, तो 2 5 बार से 2 5 बार इधर कैंसिल हो गया, तो इधर 2 कितनी बार बचा, 2 बार ही बचा, मतलब 2 2 बार बच गया और 5 बार तो कट गया। इधर इसके गुणा में 1 था ना, वो 1 यहाँ पर बच गया, देख लो, ठीक है। तो 2 की घात 2 को क्या बोलते हैं 4, और 4 अनुपात कितना उत्तर आ गया 1। बस इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बस ये घातांक करने के कुछ छोटे छोटे नियम बस आपको आने चाहिए था ना। ऐसे नहीं बोल रहा मैं बहुत सारे क्वेश्चन करिए, बस बेसिक नॉलेज, नॉर्मल नॉलेज है वो आना चाहिए, और जो कि मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, आप कोशिश करके बता दीजिए एक बार। यदि ये समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है। अनुपात 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 निम्न में से किस अनुपात के बराबर है? सभी करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, कर लिया होगा सभी ने। मैं वापस करके बताता हूं ये वाला क्वेश्चन इसी तरह का। देखो अब की बार आपका क्वेश्चन है 25 की घात, जिनको नहीं आया था ध्यान से देख लीजिए, जिनको आंसर नहीं आया। 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 दिया हुआ है, वही तरीका, इधर 5 है तो मैं इधर भी 5 बनाऊंगा। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 2, ये 25 ही होता है, और ऊपर क्या आ गया 2.5 आ गया। अनुपात 5 की घात कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 2.5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। तो गुणा करने का तरीका देख लेना, यदि किसी को दशमलव वाला गुणा करना नहीं आता है तो वो भी सीख लीजिए। पॉइंट को भूल जाओ, बस वैसे मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, फिर पॉइंट एक अंक छोड़कर है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, बस 5 आ गया आपके पास। तो 5 की घात तो कितनी आई 5, अनुपात 5 की घात कितनी आई 3। इधर 5 5 बार है, इधर 5 3 बार है, तो समान चीजों को तो काटेंगे ना अनुपात बनाने के लिए। तो 5 3 बार से 5 3 बार कैंसिल, तो इधर 5 कितनी बार बच गया 2 बार बच गया। तो इधर तो बच गया 5 2 बार, भाई 3 बार तो हट गया, और इधर गुणा में 1 था ना वो, तो 1 आ गया। 5 की घात 2 को क्या बोलेंगे 25, और अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और जल्दी से एक बार करके बता दीजिए यदि आपको आता है तो। मात्र 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको कैसे फास्ट कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि आपकी जो पीडीएफ भेजी थी उसमें 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कई लोगों को नहीं आया। यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 3 तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या है? सभी करिए।
ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन वो देखना आप सभी। यहाँ पर आ रहा है a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f बराबर 3/1 मान सकते हैं इसे, ठीक है। और जब यहाँ पर देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो e बराबर क्या हो गया 3, f बराबर क्या लिख दोगे 1, ठीक है। c बराबर 3 और d बराबर क्या है 1, a बराबर 3 और b बराबर क्या है 1, और बस अब मान लिख दीजिए। तो देखो आपके पास ये है ना 2, देखो क्वेश्चन में आपके आगे नजर आ रहा होगा जिसका मान बताना है 2a स्क्वायर, तो a का मान क्या आ रहा है 3, तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। 2a स्क्वायर और प्लस आगे देखिए 3c स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है 3c स्क्वायर, तो 3 और c का मान देख लीजिए, c का मान क्या आ गया 3, तो c स्क्वायर मतलब ये भी क्या हो गया 9, और फिर प्लस, फिर आगे देखिए 4 और गुणा, 4 गुणा e है ना, e का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आया 9, और फिर बटा के अंदर देख लीजिए, देखो बटा में है 2b स्क्वायर, 2 और b का मान क्या आ रहा है, देखो b का मान आ रहा है 1, तो a का स्क्वायर क्या होगा 1, और प्लस आगे देखिए 3d स्क्वायर, तो 3d का मान क्या है 1, और प्लस आगे है 4f स्क्वायर, f का मान क्या है 1। अब बस इसे गुणा करना है, और अब इसे मल्टीप्लाई कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो मैंने पढ़ाई थी आपको बीजगणितीय संक्रियाएं, बीजगणितीय संक्रियाएं नाम का टॉपिक है प्लेलिस्ट के अंदर, उसे आप देखोगे तो मैंने एक तरीका बता रखा है। देखो ये पद है, इनमें कॉमन क्या रहा है 9, ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो आप तो 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन लिया तो अंदर क्या क्या बच गया 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। इसे गुणा करके जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे देख लीजिए आप 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7, 7 और 2 9, तो 9 से 9 तो क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। नीचे तो गुणा करके बस तुरंत 1 से गुणा होने पर वही आता है, तो नीचे 9 था और ऊपर से 9 कॉमन ले लिया था। अब क्या बचा देखो 4 3 7 और 2 9, बस ये आंसर हो गया, कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं थे ना, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। सभी बता दीजिए कमेंट करके यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन प्रेस करते रहे। वह संख्या जिसे 5 13 22 और 47 में से प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हो। जल्दी कोशिश कर लीजिए। ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने। तो देखिए मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। देखो आपने टाइप नंबर 4 पढ़ा, तो टाइप नंबर 4 में आपने पढ़ा था समानुपात, ठीक है। समानुपात कैसे था, देखो क्वेश्चन में समानुपात के क्वेश्चन कुछ इस तरह से नजर आए होंगे आपको, 2:3 समानुपात और फिर 4 जो भी है x लिख दिया, तो x का मान बताइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये समानुपात कब होते हैं, जब ये अनुपात और ये अनुपात दोनों आपस में क्या हो बराबर, ठीक है, ये दोनों बराबर हो तो समानुपात होता है। तो अपना क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, ठीक है, समानुपात मतलब बीच में बराबर का चिन्ह। अपना क्वेश्चन आ रहा है 5 13 22 और 47, इन सभी में प्रत्येक में क्या जोड़े, देखो क्या जोड़े x जोड़े, ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़े, तो मैंने बोल दिया x जोड़ दो प्रत्येक में, तो हर पद में जुड़ गया। प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं ये वाली, ये सभी प्राप्त संख्याएं हैं, क्या हो समानुपाती। और समानुपाती कब होता है, अनुपात दोनों का समानुपात, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात, मतलब ये दोनों इन दोनों के क्या है बराबर, ठीक है। क्या जोड़ने पर हुआ, x जोड़ने पर, पहले नहीं था, x जोड़ते ही हो गया। और बस अब लिख दीजिए 5 + x बटा 13 + x और यहाँ पर बराबर 22 + x बटा 47 + x। और देखिए जैसे ये स्टेप लिखिए अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं वज्र गुणा,
ठीक है, वजन गुणा कर दीजिए। 47 को करेंगे 5 से गुणा, तो 5 7 35, ठीक है, और 5 चौका 20 और 3 कितना हो गया 23, 235, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। फिर 5 को करेंगे किससे गुणा, x से, तो क्या हो गया 5x हो गया। फिर इसको गुणा कर दीजिए, ये हो गया 47x, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा कर दीजिए, ये हो गया x²। इसी तरह से आगे करिए, इससे गुणा करेंगे हम, पहले 13 से कर लेते हैं ना दोनों को गुणा, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286। फिर 13 को x से गुणा कर दीजिए, हो गया 13x, और फिर x को x से कर दीजिए, आपके पास सॉरी x को पहले 22 से कर लीजिए, तो क्या हो गया 22x, और फिर प्लस x को x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा x²। ठीक है, ये इतनी बड़ी सी लाइन बन गई। अब क्या करने वाले हैं, समान जातियों को एक तरफ। अब एक चीज सोचिए, पहले घात 2 वालों को देखो, x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका है प्लस का, ये इधर आके माइनस का होगा, तो समान संख्या विपरीत चिन्ह, मतलब x² में से x² घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब क्या करते देखो, अब समान जातियों को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 47 में कितना जोड़ लेंगे, पहले 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। 47 में 5 जोड़ लीजिए, और फिर इधर इन दोनों को जोड़ के इधर लाके फिर माइनस करने वाले अपन, तो यहाँ पर हो गया 52x। 52x में अब इधर देखिए, ये 2 है x वाले, इनको इस साइड लेकर आ जाइए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 2 5 2 1 3, ठीक है, 35 हो गया। तो 35x इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर कौन आ रहा है 286, ये देखो 286, एक चर का रैखिक समीकरण ही चल रहा है, ठीक है। 235 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 235 इधर आके हो गया माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब घटाते हैं, 52 में से कितना घटाएंगे 35, तो यहां पर बच गया 17x, ठीक है, 17x, और 286 में से आप क्या घटाओगे 235, तो देखो 6 में से 5 गया तो कितना आया 1, 8 में 3 गया तो कितना आया 5, तो ये 51 आ गया। मान किसका चाहिए x का, तो 17 नीचे आएगा, तो 17 थी 51, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाएगा इनमें, 3 जोड़ा जाएगा, तो ये समानुपाती बन जाएंगे, ठीक है। ये वाली स्टेप वापस बोल रहा हूँ, एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ाया हुआ है, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो अनुपात मैंने स्टार्ट किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जो पहले से जानते हो, या फिर जो हमारी पहले क्लासें ले चुके हैं, बेसिक क्लासें ले चुके हैं, क्योंकि मैंने बेसिक वीडियो पूरे डाल दिए थे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यदि आप वो जानते हो तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि पूरा सॉल्यूशन वो ही चल रहा है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बेसिक चीजें। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है जो हमसे जुड़ रहे हैं अब इस टाइम के अंदर, तो आप ये मत सोचिएगा, यदि आपने बेसिक नहीं देखा है, डायरेक्ट हमारी इन क्लासेस से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये मत सोचिएगा मैथ्स आप नहीं सीख सकते। बस शर्त इतनी सी है, आपको बेसिक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो देखने के बाद कोई एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मैथ्स अब नहीं आएगी। बेसिक वीडियो ढंग से क्लियर कर लीजिए, वहां पर भी पूरा समझ में आएगा आपको। ये चीजें मैंने बहुत आसानी, बहुत धीरे धीरे बताई हुई है, हर एक चीज क्लियर करवाई हुई है। तो आप देखिए, क्वेश्चन बस ये है, बाकी सॉल्यूशन वही चल रहा है जो मैं पहले आपको करवा चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर 15/16 है, तो 18c² माइनस 7a² बटा 45c² प्लस 20a² का मान क्या होगा, जल्दी से करके बता दीजिए सभी लोग। ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने। अब मैं करके बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी, इसके बाद में 2 जोरदार क्वेश्चन आपके सामने और आने वाले हैं आज की क्लास में। 2 क्वेश्चन में और शामिल करने वाला हूँ अभी इसके बाद में। तो देखिए, a/b दिया हुआ है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, a/b, ठीक है। a/b बराबर क्या हो गया 4/5। फिर है b/c, तो b/c को क्या बोलोगे b/c। b/c का मान क्या हो गया 15/16,
आपने जैसे ये देखा तो आपको नजर आया होगा कि b 2 बार आ रहा है, तो अनुपातों को आप मिला सकते हो। अनुपातों को मिलाओगे तो b के नीचे कौन आएगा, b आएगा। b से पहले a और b के बाद में कौन, c। तो अनुपातों को मिला दीजिए, 4, 5, 15 और ये हो गया 16। खाली जगह कौन भरता है, बगल वाला। ठीक है, ये वाला मेथड मैंने बता दिया था आपको टाइप नंबर सेकंड के अंदर। तो देखो 15 चौक कितना हो गया, 60 और 15 पंच 75 और यहाँ पर 16 पंजे 80। 5 से कट रहा है तो काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो 12:15:16 आपका ये हो गया। ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। अब आपको आगे पूछ क्या रहा है वो देखिए। आगे आपको पूछ रहा है 18c² माइनस 7a² बटा, और आगे लिखा हुआ है 45c² प्लस 20a²। ठीक है, अब बस मान रख दीजिए आप। तो यहाँ पे लिखोगे आप 18 गुणा c का मान, देखिए c का मान क्या है 16, तो आप यहाँ पर 16 का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, 256 लिख दोगे। और माइनस 7 गुणा a का मान देखिए 12 है ना, तो a का मान मतलब 144 है ना। 12 को 12 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 144। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 16 को 16 से किया 256, 12 को 12 से गुणा किया 144, और नीचे भी लिख दीजिए आप। नीचे लिखोगे 45 और गुणा c का मान देख लीजिए 16 है ना, तो यहाँ पर हो गया 256 और प्लस 20 गुणा a का मान देख लीजिए 12 है ना, तो यहाँ पर हो गया 144। अब आगे हल करते हैं, तो ध्यान से समझना यहाँ पर अपन किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो कॉमन लेके करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है। तो आप यहाँ पर 18 को कॉमन ले लीजिए। 18 कॉमन लेने से देखो क्या होगा, 18 तो हो गया, और 18 को कॉमन लेने के बाद ये तो हो गया 256 और माइनस 7 और 8, यहाँ पर 18 अंटे होता है 144। ठीक है, 18 अंटे क्या होता है 144 कॉमन लेने के बाद। कैलकुलेशन के तरीके देख लीजिए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 7 8 56, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। देखो बड़ा आसान तरीका, कॉमन लेने वाला तरीका ना बीजगणितीय संक्रिया में सिखाया था, बड़ा आसान तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अब इनमें भी आप कॉमन ले सकते हो। इनमें आप कॉमन ले लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 9 कॉमन ले लेता हूँ फिलहाल। वैसे 9 से भी ज़्यादा कॉमन आ सकता है। आप यहाँ पर जैसे 5 भी कॉमन आ रहा है 20 के अंदर 45 के अंदर, लेकिन 9 ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, 9 लेता हूँ एक, तो 9 लेने के बाद देखते क्या बचता है ना, आगे और देख लेंगे। 9 ले लिया तो 9 पंजे 45 और गुणा 256। आपको जो भी पता लगे ना बस वो कॉमन ले लिया करो आप, तो जरूरी नहीं कि एक साथ ही पूरा कॉमन ले ले। तो यहाँ पर 9 एकम 9 हो गया और 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है भाई, 9 एकम 9 और यहाँ पर कितना बच गया 5 और 9 छक्के क्या होता है 54 हो गया। तो अब देखिए कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो हमारे पास देखो क्या क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बच गया, और गुणा में 256 में 56 गया तो कितना आया 200 आया। देखो ऊपर का काम तो बड़ा आसान सा हो गया। और नीचे देख लीजिए आप, नीचे अब 5 गुणा 256 और 16, तो इसमें आपको कॉमन नजर आ रहा होगा 16। ठीक है, तो 16 मैंने कॉमन ले लिया। 16 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 5, और 16 का 256 में भाग देंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, और प्लस कितना बच गया 20 बच गया सिर्फ। तो देखिए अब और भी आसान बन जाएगा। ये क्या होता है 16 पंजे 80, 80 और 20 कितना होता है 100। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 2 गुणा 200 और बटा 16 गुणा ये देखो 80 और 20 कितना हो गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 यहाँ पर देखो 2 अंटे 16 और 2 चौका 8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1/4। इस कैलकुलेशन को मैं और भी आसानी से कर सकता था, लेकिन ध्यान देना मैं स्टार्टिंग में ही कुछ कॉमन ऐसा ले लेता कि बस डायरेक्ट फिर लास्ट के अंदर बस एक ही स्टेप बचती, बाकी पूरी चीज़ें कट जाती। लेकिन देखो ये सारी चीज़ें कब मुमकिन हो पाती है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर सब चीज़ सीखना मुमकिन नहीं है, पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें छोटी मोटी कैलकुलेशन की। उसके बाद डायरेक्टली देखो यहाँ पर ये आ रहा था, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता, जैसे इसमें 5 कॉमन ले लेता, यहाँ से 16 डायरेक्ट कॉमन ले लेता, तो भी आपका आंसर आसानी से आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आपको पहाड़े वगैरह नॉर्मल गुणा भाग ये अच्छे से आने लग जाएंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन और भी आसान बन जाएगी, आप जल्दी से सोल्व कर लोगे। एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी लिखे हुए तो आ जाते हैं ना कैलकुलेशन वाले, तो उनको भी मैं फास्ट करके बताना होता है। तो ना ये कॉमन वाले ऐसे तरीके हैं, फॉर्मूले बीजगणित वाले, वो सारी चीजें आप याद रखा करो और उससे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 1/4 आपका आंसर हो गया। अभी बस अनुपात की बात करिए, कोई बात नहीं, टाइम लगता है लग जाने दीजिए ना, टाइम लगता है कैलकुलेशन वगैरह में, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात सीख रहे हैं, बाकी चीजों के जो भी टॉपिक हो गए ना बेसिक, उनको और भी अच्छे लेवल से मैं वापस करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो आप स्पीड की टेंशन मत रखिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि सर अब थोड़ा बहुत आने तो लग गया लेकिन स्पीड स्लो है। देखो पहले हमने कुछ भी नहीं आता था, ठीक है,
पहले हमें कुछ भी नहीं आता था, अब कम से कम क्वेश्चन तो आते हैं ना, इसमें संतुष्ट रहिए आप कि अभी कम से कम थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आने लगे। और जब क्वेश्चन आने लग जाएंगे उसके बाद में स्पीड भी बढ़ जाएगी। एक साथ हम ये नहीं कर सकते हैं कि सर हमें कुछ आता भी नहीं तो हमें क्वेश्चन आना भी चाहिए। जब क्वेश्चन आने लग जाएगी तो सर हमें स्पीड भी होनी चाहिए। सब कुछ धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप होता है। तो बस आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड लगातार क्वेश्चन करने से खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। बस आपका काम है इतना सा कि आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। डेली खूब सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि ये काम आप लगातार पूरी ईमानदारी से करते जा रहे हो तो स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आप अपना काम पूरा ईमानदारी से करते जाइए, हर दिन क्लास लेते रहिए, हर दिन बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। स्पीड भी बढ़ेगी, सिलेक्शन भी होगा, 100% होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सभी, निम्न में से कौन सा अनुपात सही को दर्शाता है? 12:9 बराबर 16:12, 13:8 बराबर 18:13, 14:7 बराबर 11:17, 18:6 बराबर 17:13। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। पुराने पेपर्स के आधार पर बनाया गया पैटर्न है। जल्दी से बता दीजिए आंसर। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, तो मैं बता देता हूं आपको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन के आधार पर ही करना पड़ता है इसे क्वेश्चन को। तो आपका पहला ऑप्शन है 12:9 बराबर, समानुपात बोल लो चाहे बराबर बोल लो, 16:12। ठीक है, ये बराबर लिख लो चाहे समानुपात लिख लीजिए। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कैसे बताया था आपको, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12/9। ठीक है, 12/9 बराबर 16/12, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, बाहर वालों को बाहर वालों से, तो 144 आ गया, और बराबर, ठीक है, 16 को 9 से अंदर वालों को अंदर वालों से, 144 आ गया। 144 के बराबर 144 होता है, बिल्कुल सही बात है। लो, यही ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। आगे वाले देख लेना आप, जैसे 13:8 है, आगे वालों में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, बस बराबर आना चाहिए था। ये बराबर बोल रहा है तो 13 को 13 से किया, 169 आ गया, और बराबर 18 को 8 से किया, 144 आ गया। ठीक है, देख लीजिए, अब क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, तो ये उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। आगे 2 ऑप्शन हो रहा है, उनको भी करके देख सकते हो, ऐसा नहीं आएगा ना। तो ए ऑप्शन आपका सही है, बस ऐसे देखकर आपको उत्तर बताना था। तो कई क्वेश्चन में टाइम लगता है और कई क्वेश्चन सिर्फ देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बहुत जोरदार क्वेश्चन आ रहा है। एक जहाज का मॉडल 1:200 के परिमाप पर बनाया गया है। यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर हो तो जहाज की लंबाई बताइए। एक जहाज का मॉडल 1:200 के परिमाप पर बनाया गया है। यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर है तो जहाज की लंबाई है। कोशिश कर लीजिए सभी, फिर मैं समझाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में, एक मैप वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था इस तरह का, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे एग्जाम्स के अंदर आए हुए इस तरह के। हाँ, तो ध्यान से समझना, देखो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक मैप काम में ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरह से आप, ये क्वेश्चन बाद में समझ में आ जाएगा, पहले आप मैप समझ लीजिए ना। मैप वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, शायद मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, लेकिन मैप वाला क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो ध्यान देना आप सभी। जैसे मान लो कोई एक जगह का ये मैप हो गया, ठीक है, ये एक जगह का मैप है, और आप इसके अंदर इस जगह पे रहते हो। ये एक छोटा सा मैप है, एक पेज है, आप इस जगह पे रहते हो और आपको यहाँ पर आना है। तो मैप किस तरह से बनते हैं ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको मैप के अंदर दिखाएगा 1200 किलोमीटर। देखो 1200 किलोमीटर शो कर दिया, लेकिन आप एक बार सोचिए, एक छोटे से पेज पर क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 1200 मीटर है? छोटे से पेज पर लो, ये तो देखो इतना सा अपन हाथ लगाया, ये लो, अब क्या ये 1200 किलोमीटर थोड़ी हो गया? लेकिन फिर भी कुछ लोग
मैप देखो किस तरह से बनाते हैं, ध्यान देना, मैप किस तरह से बनाए जाते हैं वो समझना। इसके अंदर एक फिक्स माप कर दी जाती है कि यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर का मतलब मानेंगे 5 किलोमीटर, ऐसे बोल देते हैं। अब देखो एक पेज है, उस पर ऐसे एक मैप बना हुआ है, तो इस मैप में 1 सेंटीमीटर की दूरी तो हम देख ही सकते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। फिर हम 2 सेंटीमीटर अपने देखो जो स्केल है, स्केल से देखिए जो ये सड़क है ना, इस सड़क में इसे मापिए, यहां से लेकर और यहां तक, इसे भूल जाओ 1200 किलोमीटर, ठीक है। इस मैप में मैंने क्या बताया कि जो ये सड़क दिख रही है आपको एक पेज पर, इतने से एक पेज पर, इसमें तो 1200 किलोमीटर आप चल नहीं सकते। तो देखो किस तरह से बनाया जाता है, फिक्स कर देते हैं कि इतनी सी दूरी को, इसमें इतनी सी दूरी को 1 सेंटीमीटर को कोई सी भी माप ले लेंगे ना, 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर माना जाएगा। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक मापा, जब यहां से लेकर यहां तक मैंने मापा है, तो मापने पर पता लगा कि ये दूरी है 20 सेंटीमीटर की। यहां से लेकर यहां की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी दूरी आ रही थी, 5 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में कितनी दूरी आएगी, 10 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर में कितनी आएगी, आप आगे आगे बढ़ सकते हो भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 20 सेंटीमीटर में कितनी दूरी आएगी, 20 गुणा 5, ठीक है, कितना किलोमीटर दूरी हो गई, 100 किलोमीटर दूरी हो गई। जब इसका माप क्या ले, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 1:5, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब इसमें तो रहेगी 1 सेंटीमीटर और यहां पर क्या बताएगा, 5 किलोमीटर बताएगा। मान लो अब एक सड़क ये है, ये सड़क है देखो यहां तक की है, और ये है 3 सेंटीमीटर की है, यहां से लेकर इस पेज की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आप किलोमीटर बता दीजिए, तो इसी रोड को हम बोलेंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से देखो अपना जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में एक जहाज बनाया गया, ठीक है, एक जहाज का चित्र बनाया गया। अब सोचिए ये एक पेज है, अपनी कॉपी का एक पेज है, इस पर एक जहाज का चित्र बनाया अपने। तो क्या जहाज एक पेज जितनी सी होती है, ये पेज है, तो क्या जहाज यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी सी होती है। पेंटिंग अपन देखते हैं, चित्र अपन देखते हैं, तो क्या रियलिटी में उसकी साइज वही थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये जो जहाज है ना, उसमें मान लो 1 सेंटीमीटर दूरी है, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी ना इसकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है। तो 1 सेंटीमीटर को मान रहे हैं, एक कोई सी भी चीज है ना, एक इकाई है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है सिर्फ 1:200। मतलब इस चित्र के अंदर कोई चीज हम 1 मानते हैं तो हकीकत में वो 200 मीटर है। आगे देखिए मीटर के अंदर दे रखा ना 4 मीटर, तो यहाँ पर 200 मीटर है पूरी, ठीक है। मतलब एक को क्या मानेंगे, 200। यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर की है, ये मॉडल है, ये पूरी लंबाई कितनी है, 4 मीटर की है। यहां से लेकर यहां का गैप 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का गैप 2 मीटर, यहां तक का 3 मीटर और यहां तक का 4 मीटर, ठीक है, पूरा 4 मीटर हो गया। 1 मीटर मॉडल में है तो हकीकत में कितना है, 200 मीटर है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 1:200 का मतलब ये है, यदि चित्र में 1 मीटर दूरी है अपने इसकी जहाज की, तो रियलिटी में उसकी दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो चित्र में जब 2 मीटर दूरी हो तो अपनी जहाज कितनी हो गई, 200 और 200 400। चित्र में जब 3 मीटर लंबाई है, 3 मीटर लंबाई है चित्र के अंदर, मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर 200 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 600। यदि अपने मॉडल की लंबाई 4 मीटर की है तो 200 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो इसी जहाज की हकीकत में लंबाई कितने मीटर हो गई, 800 मीटर। मतलब चित्र में तो कितना मीटर का दिख रहा है, 4 मीटर का, लेकिन हकीकत में कितने मीटर का है, 800 मीटर का है, ठीक है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देखो समझ लीजिए आप, यदि ये न समझ में आया हो तो। मैंने देखो यहाँ पर एक चित्र बना दिया, चलो मैप वाले देख लेता हूँ, ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। इस मैप में यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, ठीक है, इस मैप में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 1:20 में, ठीक है, 1:20 में है। अब इसमें 1:20 में है, यदि यहाँ पर
इसे हम सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं किलोमीटर में। तो बताइए मैप में 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि मैप में 5 सेंटीमीटर दूरी हो तो ए व बी के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ठीक है, यदि मैप में 5 सेंटीमीटर हो तो ए से बी के बीच में वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना था, 20 किलोमीटर लिया, तो 5 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, बस इस तरह से आप ध्यान रखना। आगे और भी कई क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगातार आते रहेंगे। अभी टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे अपने 2-3 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे तो आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट के अंदर क्या होगा, हम 3-4 टॉपिक के एक साथ एग्जाम में आए हुए जोरदार क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो उनकी फिर वापस अपन 150 क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके हर चीज दोबारा रिवाइज हो जाएगी। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत भी तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं आया है तो आप बेसिक क्लासेस देखिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसे समझ में ना आए। ठीक है, सबको समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। बस बेसिक वीडियोज आप देख लीजिए, उसके बाद में वापस इस क्लास में लौट आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अब आपकी डेली सुबह 11 बजे आपकी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी चला करेगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार रहिए। टेस्ट के साथ साथ ही आपको काफी इंग्लिश के रूल्स याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का। टेस्ट चलता रहेगा और उसके अंदर आप बस रूल्स याद करते रहिए। हर दिन टेस्ट दोगे तो आपको काफी क्वेश्चंस खुद ब खुद एग्जाम के अंदर सोल्व कर लोगे बिना कुछ एक्स्ट्रा रूल्स पढ़े। बस टेस्ट के अंदर ध्यान दीजिए आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में।